अध्याय 671 त्वरित बातचीत। जिन राहगीरों ने ये दृश्य देखा वे उत्सुकता से देखने से खुद को नहीं रोक सके। गु जियानली की त्वचा काफी मोटी थी। उसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि शेन मियामियान जैसी खूबसूरत पत्नी से शादी करने के लिए व्यक्ति की त्वचा मोटी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। बड़ी बड़ी आंखें छोटी छोटी आंखों को घूरती रहीं। आधे घंटे से अधिक समय तक खड़े रहे। जियाओकुई ने सोच समझकर लू सियुआन के पास एक स्टूल लाया, जिसने अपने पैरों को मोड़ लिया और आलस्य से उसे देखता रहा। मार्च का सूरज गर्म और सुखद था, न ठंडा और न गर्म, और उसने इसे बैठकर धूप का आनंद लेने का एक मौका माना। प्रारंभ में गु जियानली ने उसे जाने न देने पर जोर दिया था, इसलिए वह वहीं खड़ा होकर शेन मियामियान के विचारों का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होने लगी और शेन मियामियान के किसी भी संकेत के बिना उसके पैरों में दर्द होने लगा, उसने पीछे हटने और अगले दिन लौटने के बारे में सोचा। हालांकि लू सियुआन ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया, जिससे उसका निकास अवरुद्ध हो गया। उसके पैर मजबूत नहीं थे, न ही वह लू सियुआन जितना लंबा था। वह उसे लड़ाई में नहीं हरा सकता था, और ये देखते हुए कि वह शेन मियामियान का भाई था, उसने लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसे सहना पड़ा। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो जियाओकुई ने लू सियुआन के लिए आलू और मांस के स्लाइस का एक हिस्सा पैक किया, जिसने जानबूझकर गु जियानली को लुभाते हुए खाया। गु जियानली के पेट में जोर से गुर्राहट हुई और उसने कई बार अपनी लार निगल ली। दोपहर 3 बजे के बाद तक गतिरोध बना रहा। शेन मियामियान के आगमन के समय की गणना करते हुए लू सियुआन ने अंततः गु जियानली को जाने दिया। हर किसी ने सोचा कि गु जियानली ने अपना सबक सीख लिया होगा और वापस नहीं आएगा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अगली सुबह वह फिर से वापस आ जाएगा। झांग कियान उन्हें पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी लगातार 3 दिनों की यात्राओं के बाद और लू सियुआन के अभी भी आसपास नहीं होने पर झांग कियान को भी डर लगने लगा। जियाओकुई, वह डरावना शिकारी वापस आ गया है। हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। जियाओकुई डर से कांप गया और बाहर झांक कर देखा। वास्तव में वहां गु जियानली को देखा। उसे मत देखो, बस दिखावा करो कि वह अस्तित्व में नहीं है। चूंकि मियामियान यहाँ नहीं है, उसे थोड़ी देर बाद चले जाना चाहिए। लेकिन अगर वह नहीं गया तो क्या होगा? झांग कियान थोड़ा चिंतित था। जून जी जल्द ही आ रही है। अगर वह नहीं जाता है तो वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। जून जी पूर्व सैनिक है और लड़ाई में बहुत सख्त है। जियाओकुई ने झांग कियान को आश्वस्त करने के लिए शांत दिखने की कोशिश की, जो खुद से भी अधिक भयभीत लग रही थी। निश्चित रूप से उसकी बातें सुनकर जियाओकुई को थोड़ा और आराम महसूस हुआ। लू सियुआन या शेन मियामियान को देखे बिना 1 घंटे तक बाहर खड़े रहने के बाद गु जियानली को बेचैनी महसूस होने लगी। शेन मियामियान कल काम पर नहीं आया था और आज फिर अनुपस्थित था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह नौकरी छोड़ दे? कुछ देर सोचने के बाद उसने अंदर जाकर साफ साफ पूछने का फैसला किया। आप क्या चाहते हैं? जियाओकुई, जिसने अभी अभी एक डिश के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, उसने ऊपर देखा और पाया कि गु जियानली अंदर आ रहा है। उसने सहजता से नकदी दराज बंद कर दी और उसे सावधानी से देखा। हंगामा सुनकर झांग कियान ने ऊपर देखा, चौंक गया और जल्दी से जियाओकुई के पीछे भाग गया। डरो मत, गु जियानली लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और हंसते हुए उसने पूछा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि मियामियान कल या आज काम पर क्यों नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। वे कहते हैं कि शक्ल किसी के दिल को प्रतिबिंबित कर सकती है।
और भले ही गू जियानली मुस्कुरा रहा था, फिर भी वह डरावना लग रहा था। जियाओकुई एक बहाना लेकर आने ही वाली थी कि झांग कियान ने उसे पीटते हुए कहा, मियां मियान एक छात्रा है और आज स्कूल में है, इसलिए वह यहाँ नहीं आ सकती। झांग कियान, जियाओकुई ने उसे डांटा। वह कैसे बता सकती थी कि मियां मियान एक छात्रा थी? क्या होगा अगर यह आदमी उसके स्कूल जाए और बाहर उसका इंतजार करे? यह महसूस करते हुए कि उसने गलत बात कही है, झांग कियान ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मियां मियान एक छात्र है? गू जियानली की आंखें चमक उठीं। क्या वह उसी स्कूल में जाती है जहां मेरा भाई जाता है, जो सेकंड मिडिल स्कूल में पढ़ता है? उद्धरण चिन्ह। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि आप जून जी के आने से पहले जल्दी से चले जाएं। वह आपके प्रति विनम्र नहीं होगा। डर है कि झांग कियान फिर से गलती कर सकता है। जियाओकुई ने तुरंत जवाब दिया। अध्याय 672 आपकी माध्यमिक विद्यालय की प्रेमिका आपको फिर से लेने के लिए यहाँ है। ठीक है, हम आपको बताने नहीं जा रहे हैं, झांग कियान ने तुरंत कहा। ये देखकर कि सचमुच ऐसा लग रहा था कि वे बोलेंगे नहीं, गू जियानली ने और कुछ नहीं पूछा। अब वह जानता था कि प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। यहाँ खड़े रहना समय की बर्बादी थी। उसने वापस जाकर अपने भाई से पूछने का फैसला किया कि क्या मियां मियान सेकंड मिडिल स्कूल में था। यदि वह वहाँ नहीं होती तो ये केवल थर्ड मिडिल स्कूल और फर्स्ट मिडिल स्कूल ही रह जाता। उनके जाने के बाद झांग कियान ने जल्दी से जियाओकुई से माफ़ी मांगी। मुझे क्षमा करें, मैंने पहले बिना सोचे समझे बात की थी। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि मियां मियान पढ़ रहा है। जियाओकुई, तुम्हें इस बारे में मियां मियान को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा अगर वह क्रोधित हो जाती है तो वह निश्चित रूप से मुझे नौकरी से निकाल देगी। नर्म दिल वाली जियाओकुई ने झांग कियान को लगभग आंसुओं में देखा। साथ ही इस तथ्य के अलावा कि उसने यह नहीं बताया था कि मियां मियान किस स्कूल में है। उसने और कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, मैं अभी भी बहुत परेशान थी। चिंता मत करो, मैं बक बक नहीं करूंगी, लेकिन अगली बार इतना स्पष्ट मत होना। मियां मियान हमें बहनों की तरह मानती है। हमें भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कम से कम उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे आसपास के लोगों को देखो जो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनमें से किसके पास हमसे अधिक वेतन या बेहतर लाभ है? उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है, निश्चिंत रहें, मैं दोबारा लापरवाही से नहीं बोलूँगा, झांग कियान ने जल्दी से वादा किया। लेकिन अंदर ही अंदर वह जियाओकुई के शब्दों से बिल्कुल सहमत नहीं थी। मियां मियान उनके लिए अच्छा था, लेकिन वह उसे बहन नहीं मानती थी। आमतौर पर मियां मियान ने कभी भी उसके साथ बातचीत नहीं की जब तक कि यह काम के बारे में न हो। न ही वह मजाक करती थी, केवल जियाओकुई के साथ ऐसा करती थी। पारिवारिक मामलों पर चर्चा करती थी। एकमात्र अच्छी बात ये थी कि मियां मियान उदार था और अन्य मालिकों की तरह कर्मचारियों को डांटता नहीं था। जियाओकुई को डांट फटकार पसंद नहीं थी। चूंकि झांग कियान ने वादा किया था, इसलिए उसने इस मामले को दोबारा नहीं उठाया। निम्नलिखित अवधि में गू जियानली भी बुद्धिमान हो गया। उसने लू सियुआन की उपस्थिति के पैटर्न को अपनाया, इसलिए वह लू सियुआन से पूरी तरह बचते हुए केवल शनिवार दोपहर को ही दिखा। दाजुन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे पीटना चाहता था, लेकिन शेन मियामियान ने उसे रोक दिया। ऐसे कीट के साथ उसे रहने देना ही बेहतर था। आखिरकार इस जीवन काल में उसका गू जियानली के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए और इस अवधि के दौरान हे नान ने उसकी ट्यूशन फीस का भुगतान करने के अलावा उसे रहने के खर्च के लिए हर महीने 50 युआन भी दिए।
शेन मियामियान ने इसे हर बार अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए इस्तीफे के साथ स्वीकार कर लिया। उसने हे नान के साथ गु जियानली के मामले पर कभी चर्चा नहीं की। जीवन सुचारू और स्थिर रूप से चलता रहा। सब कुछ बेहतर परिस्थितियों की ओर बढ़ रहा था, सिवाय इसके कि शेन मियामियान को ये बात काफ़ी नागवार गुजरी कि तियान कैयान लू सियुआन को परेशान कर रहा था। हर छुट्टी पर वह स्कूल के गेट पर इंतजार करती थी। लू सियुआन के पीछे पीछे सब्जी बाजार तक जाती थी, फिर अनिच्छा से चली जाती थी। शेन मियामियान को चिंता थी कि लू सियुआन तियान कैयान के प्यार में पड़ सकता है। शनिवार को वह मुर्गी माँ की तरह उपद्रव और झल्लाहट करती थी, जिससे वह उदास हो जाती थी। जो बात उसे चकित कर रही थी वह ये थी कि इस आदमी का तियान कैयान के प्रति एक अनिश्चित रवैया था, न तो करीब और न ही दूर। यदि आपने कहा कि वह उसे नापसंद करता है, फिर भी उसने तियान कैयान को अपने साथ सब्जी बाजार में जाने की अनुमति दी। यदि आपने कहा कि वह उसे पसंद करता है, तो वह तियान कैयान के प्रति भी विशेष रूप से अच्छा नहीं था। बस उसे एक अंगरक्षक को काम पर रखने की तरह अपने रास्ते पर भेज दिया। फिर भी इस लड़की ने लू सियुआन के व्यवहार को स्वीकार कर लिया। न केवल वह क्रोधित नहीं होती थी, बल्कि हर बार बड़े प्यार से उसे सियुआन कहकर बुलाती थी। जब भी ऐसा होता, शेन मियामियान अपनी आंखें घुमा लेती। लू सियुआन और तियान कैयान के बीच का मामला पूरे स्कूल में महामारी की तरह फैल गया, और किसी तरह शनिवार तक कुछ लड़के उसे चिढ़ाते थे, तुम्हारी मिडिल स्कूल की दूसरी प्रेमिका तुम्हें फिर से लेने के लिए यहाँ है। ऐसी टिप्पणियों से लू सियुआन को बहुत अपमानित महसूस हुआ। यांग जियाओक्सी, जो हमेशा उसके साथ सिर झुकाए रहते थे, ने इस बारे में सुना और यहाँ तक कि तमाशा देखने के लिए शनिवार को विशेष रूप से स्कूल के गेट पर इंतजार किया। अध्याय 673 शू हॉन फेस। जैसा कि अन्य लोगों ने कहा था, जैसे ही लू सियुआन स्कूल से बाहर आया, तियान कैयान दौड़कर आया और प्यार से पुकारा, सियुआन। लू सियुआन कुछ नाराज लग रहा था और बोलने ही वाला था कि उसने यांग जियाओक्सी को मजाक में ये कहते हुए सुना, तो क्या तुमने सच में अपने लिए दूसरे स्कूल की एक प्रेमिका ढूंढ ली? प्लेबॉय, आमतौर पर तुम स्कूल में शेन मियामियान के प्रति बहुत सुरक्षात्मक होते हो, एक जोड़े की तरह व्यवहार करते हो, लेकिन एक बार जब तुम स्कूल के मैदान से बाहर निकलते हो तो तुम्हें कोई और मिल जाता है। अगर शेन मियामियान को इसके बारे में पता होता, तो वह तुम्हें पीट पीट कर मार डालती। शेन मियामियान की शांत उपस्थिति से मूर्ख मत बनो। वास्तव में वह कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। इस पर विश्वास नहीं है। बस शेन मियामियान को उकसाने का प्रयास करें। इसका आपसे क्या लेना देना है? लू सियुआन की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने यांग जियाओक्सी को देखा। क्या आप वह नहीं हैं जो हमेशा शेन मियामियान को अपने कट्टर दुश्मन के रूप में देखते हैं? चाहते हैं कि आप उसे अपनी भौहों से मार सकें? अब आप यहाँ अच्छे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरों का बचाव करना आपकी चिंता नहीं है ना? क्या आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप पढ़ाई में उससे आगे नहीं निकल सकते हैं? आप उसे चूसने और उसके कोट से चिपके रहने की योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एक कुत्ता हाथी दांत उगल नहीं सकता। मैं शेन मियामियान को क्यों चूसना चाहूँगा? उसने अंग्रेजी में मुझसे कब बेहतर प्रदर्शन किया है? यांग जियाओक्सी ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। ये कहना क्रोधित करने वाला था कि वह शेन मियामियान की चापलूसी करेगी। वह पढ़ाई में अच्छी थी और उसके पिता प्रिंसिपल थे। उसे शेन मियामियान की चापलूसी करने की आवश्यकता क्यों होगी? अब वह शेन मियामियान का बचाव कर रही थी। इसका कारण ये था कि शेन मियामियान तीसरे स्कूल की छात्रा थी। आंतरिक कलह एक बात थी,
लेकिन जब दूसरे लोग लोगों को लुभाने के लिए तीसरे स्कूल के द्वार पर आते थे तो निश्चित रूप से उसे अपने ही लोगों का पक्ष लेना पड़ता था। कोई मूर्ख ही बाहरी लोगों का पक्ष लेगा। इसके अलावा उसका मानना था कि अगर शेन मियामियान को बाहरी लोगों द्वारा परेशान किया जाएगा तो वह निश्चित रूप से उसके साथ खड़ी होगी। इसे गंदी चालें न खेलना, सम्मानपूर्वक लड़ना कहा गया। आप उसके साथ समग्र ग्रेड की तुलना क्यों नहीं करते? लू सियुआन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। सिर्फ इसलिए कि आपने एक विषय में उससे कुछ अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आप इधर उधर घूम रहे हैं। लू सियुआन को एक स्कूली छात्रा के साथ उसकी खातिर बहस करते देख तियान कैयान का मुंह उत्साह से खुला रह गया। ये बिल्कुल वैसा ही एहसास था जैसा वह चाहती थी। वह बहुत हावी था। आप यांग जियाओक्सी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी कष्टप्रद अभिव्यक्ति के साथ तियान कैयान पर नजर डालते हुए वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन भड़क उठी। लू सियुआन, मैं आपसे एक व्यक्तिगत नैतिकता के मुद्दे पर बात कर रही हूँ और आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। तियान कैयान की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, वह चेहरा जूते के सींग जितना लंबा है। क्या तुम अंधे हो? वह शेन मियामियान के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। मैं शेन मियामियान को तुम दोनों के बारे में बताने जा रही हूँ और तुम मर चुके हो। उद्धरण चिन्ह। आप शूहॉन फेस किसे कह रहे हैं? तियान कैयान को उम्मीद नहीं थी कि यांग शियाओक्सी अचानक उस पर अपना गुस्सा प्रकट करेगी और उसे जूतों का चेहरा कहकर पुकारेगी। सच है, वह शेन मियामियान जितनी आकर्षक नहीं थी, लेकिन वह बदसूरत भी नहीं थी। उसका चेहरा किसी शूहॉन जैसा नहीं लग रहा था, है न? मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आपके दूसरे स्कूल में कोई लड़का नहीं बचा है? तीसरे स्कूल के लड़कों को लुभाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी मैं आपको देखूंगा मैं आपको चिल्लाऊंगा, शूहॉन फेस, शूहॉन फेस। यांग जियाओक्सी को आखिरकार एहसास हुआ कि लू सियुआन को हर बार इतना खुशी क्यों महसूस होती थी जब वह उसकी आंखों में आंसू ला देता था। यह एहसास अद्भुत था। तुम मुझे धमका रहे हो। तियान कैयान लगभग मरने तक क्रोधित थी, लेकिन थोड़ी देर तक खुद को रोकने के बाद वह बस इतना ही कर पाई। लू सियुआन के सामने उसने बहुत अधिक आक्रामकता दिखाने की हिम्मत नहीं की। स्थिति को दो महिलाओं के बीच युद्ध में तब्दील होता देख लू सियुआन को अब जवाब देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी और वह वहां से चली गई। सियुआन, तियान कैयान पीछे छूट गया, जल्दी से उसके पीछे चला गया। क्या दूसरे स्कूल के छात्र इतने अपमानजनक हैं? वह आपकी उपेक्षा करता है और आप फिर भी खुद को उस पर फेंक देते हैं। यांग जियाओक्सी ने पीछे से चोट पर नमक छिड़क दिया, जिससे तियान कैयान लगभग गुस्से से पागल हो गया। सियुआन, मेरे लिए रुको, तुम बहुत तेज हो, मैं नहीं रुक सकता। तियान कैयान लू सियुआन के पीछे भागा। अध्याय 674 और उससे आगे। अब तीसरे मिडिल स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। लू सियुआन उसके फ़ोन से कुछ हद तक नाराज हो गया और उसने अपने कदम रोक दिए और पूछा, तियान कैयान, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है? क्या तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है? तुम हर शनिवार को यहाँ क्यों आते हो? उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले वह शेन मियामियान को उकसाना चाहता था, क्योंकि जब भी शेन मियामियान उसके सामने टोकता था तो उसे विशेष रूप से खुशी होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह अधीर होता गया और यांग जियाओक्सी के हस्तक्षेप के साथ उसने तियान कैयान को और भी अधिक नापसंद कर दिया। उसका घृणा का भाव देखकर तियान कैयान को बहुत दुख हुआ। मैं बस तुम्हारे साथ अधिक समय बिताना चाहता था। क्या तुम पहले खुश नहीं थे? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें किसने बताया कि मैं खुश था? लू सियुआन ने जवाब दिया और चेतावनी दी।
फिर से थर्ड मिडिल स्कूल में मत आना। इतना कहकर वह चला गया। तियान कैयान उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने मुड़कर उसकी ओर घूर कर देखा, जिससे वह तुरंत व्यवहार करने लगी, ये जानते हुए कि झोउ सियू आज घर नहीं जाएगी। वह स्कूल लौट आई और स्कूल के गेट पर झोउ सियू से मुलाकात हुई। झोउ सियू ने आज सुंदर कपड़े पहने थे, जो तियान कैयान की अभिव्यक्ति के बिल्कुल विपरीत था। तुरंत और भी बुरा महसूस करते हुए उसने व्यंग्यात्मक ढंग से टिप्पणी की, एक छोटे राक्षस की तरह कपड़े पहने हुए आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, मैं साथ में पढ़ाई करने के लिए गु जियानबिन के घर जा रही हूँ। झोउ सियू ने उसके बुरे मूड को भांपते हुए सवाल किया, क्या तुम्हें आज लू सियुआन से नहीं मिलना था? तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? उद्धरण चिन्ह, हाल ही में तियान कैयान और लू सियुआन के बीच अच्छी बनती दिख रही थी। जब भी वह लौटती, वह प्रसन्न होती, सोमवार से शनिवार का बेसब्री से इंतजार करती। उसने सोचा था कि उनके बीच रोमांस पनप रहा होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए चीजें वैसी नहीं थीं जैसी उसने कल्पना की थीं। इसका जिक्र मत करो, बस आगे बढ़ो, मैं घर जा रहा हूँ। मूल रूप से झोउ सियू से शिकायत करना चाहते थे। तियान कैयान झोउ सियू और गु जियानबिन के बीच महान प्रगति को देखकर हीन महसूस नहीं करना चाहते थे या अब और बात करने का मूड नहीं रखते थे। इस तरफ केवल लू सियुआन को आते देखकर शेन मियामियान ने अपने विशिष्ट व्यंग्यात्मक लहजे की नकल की। यो, आज सिर्फ आप ही कैसे आए? आपका सेकंड मिडिल स्कूल का अंगरक्षक कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, लू सियुआन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, कैसा अंगरक्षक? मैं उससे बहुत परेशान हूँ। सारा दिन मेरा पीछा करती रहती है। ये सिरदर्द है। शेन मियामियान ने उसकी ओर देखा और दाजुन को सब्जियों की एक गाड़ी खींचते हुए देखा। उसने चिढ़कर उससे कहा, जाओ दाजुन को सामान उतारने में मदद करो। अगर मुझे उतारना होगा तो मैं उतारूंगा। रवैया क्यों? उद्धरण चिन्ह, लू सियुआन ने दाजुन की मदद करने के लिए अपना बैकपैक नीचे रखा और अपनी आस्तीनें ऊपर कर लीं। उन दोनों ने जल्दी से गाड़ी को उतारना समाप्त कर दिया और दाजुन के आराम करने के बाद वह और लू सियुआन वापस गांव की ओर चल पड़े। जैसे ही वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्हें ग्रामीणों ने बुलाया, सियुआन, तुम्हें घर जाकर देखना चाहिए। आज तुम्हारे घर पर एक खुशी का मौका है। खुशी का मौका? लू सियुआन ने आश्चर्य से पूछा। आंटी, कौन सा खुशी का मौका? उद्धरण चिन्ह, ग्रामीण ने बिना बताए हंसते हुए कहा, घर पहुंचने पर तुम्हें पता चल जाएगा। लू सियुआन और दाजुन ने हैरान भाव से एक दूसरे को देखा। जैसे ही लू सियुआन दरवाजे पर पहुंचा, उसने आंगन में जोर जोर से अपनी चाची और चाचा की आवाजें सुनी। उसे इस बात का आभास था कि क्या हो रहा है, और उसने अंदर जाते हुए दो परिचित आकृतियां देखीं। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह जाने के लिए मुड़ा। सियुआन, दादाजी लू ने उसे बुलाया। बच्चे, तुम्हारे माता पिता वापस आ गए हैं और तुम उनका स्वागत भी नहीं करते। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? लू डागाओंग आगे बढ़ा और लू सियुआन को पीछे खींच लिया। लू यून अपने बेटे को देखकर, जो बड़ा हो गया था, रो पड़ी। सियुआन, वह लू सियुआन को छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने उसे टाल दिया। फेंग बाइवान ने अपने बेटे को देखा और उसकी आंखें भी थोड़ी लाल हो गईं। वह तब चला गया था जब उसका बेटा अभी बच्चा था, लेकिन अब वह वयस्क हो गया था। अध्याय 675, लू सियुआन के माता पिता। एक अजीब माहौल देखकर गाओ चांगचुन ने तुरंत चीजों को सुलझाने की कोशिश की। देखो, बच्चा बड़ा हो गया है और अब शर्मीला होना भी जानता है। लू डागाओंग ने ये भी कहा। अयुन, आप नहीं जानते, सियुआन एक अच्छा छात्र है। उसने हाई स्कूल में दाखिला ले लिया है।
लू यून ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ये सब आपकी अच्छी देखभाल का धन्यवाद है। लू डागाओंग ने कुछ हद तक अपराध बोध से कहा। हमें ज्यादा परवाह नहीं थी। ये सब पिताजी थे। इन वर्षों में उसने वास्तव में अपने भतीजे की ज्यादा देखभाल नहीं की थी। आप ऐसा भी नहीं कह सकते। जब पिताजी सियुआन की स्कूली शिक्षा के लिए बेचने के लिए बांस की टोकरियां बना रहे थे तो क्या हमने कुछ नहीं कहा? अगर कोई और होता तो कौन तैयार होता? सियुआन हाई स्कूल में प्रवेश कर रहा है। हमने भी इसमें योगदान दिया है, गाओ चांगचुन ने कहा। भाभी, इन वर्षों में आपका समय कठिन रहा है, फेंग बाइवान ने कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ कहा। ये सुनकर गाओ चांगचुन तुरंत चमक उठे और लू सियुआन की ओर खींचते हुए बोले, सियुआन, तुम माँ और पिताजी को भी क्यों नहीं बुलाते? उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन ने उसे झटक दिया और अपना बैग पैक करके सीधे मुख्य कमरे में चला गया। मैं अपना होमवर्क करने जा रहा हूँ। ये बच्चा, गाओ चांगचुन अजीब तरह से हंसे और फिर कहा। पिताजी, सियुआन के साथ क्या मामला है? उद्धरण चिन्ह। दादाजी लू ने कहा, बच्चे का दिल भारी है। इन शब्दों से माहौल फिर अजीब हो गया। लू यून के चेहरे पर उदासी की छाया उभर आई। वह जानती थी कि अपने बच्चे को इतने सालों तक उसके बारे में पूछे बिना घर पर छोड़ना उसकी गलती थी, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके बच्चे को बेहतर जीवन मिल सके। अयून, उदास मत हो। मुझे लगता है कि सियुआन आपसे थोड़ा अपरिचित है क्योंकि उसने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। उसे कुछ समय दीजिए। एक बार जब वह आपको बेहतर तरीके से जान लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता खून में निहित है। उन्हें लंबे समय तक अलग नहीं किया जा सकता है। गाओ चांगचुन ने लू यून को सांत्वना देते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अब जबकि उसकी छोटी भाभी अमीर है और उसने अपने परिवार के लिए कई अच्छी चीजें खरीदी हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं, तो क्या उसे ठीक से मनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? फेंग बाइवान ने आह भरते हुए कहा। इस बार वापस आकर हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। वहाँ के कारोबार को अभी भी हमारे ध्यान की जरूरत है। जैसे ही लू सियुआन अपना होमवर्क करने वाला था, उसकी हरकतें रुक गईं। फिर वह ऐसे चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसका ध्यान किताबों पर बिल्कुल भी नहीं था। उनकी बातें सुनकर सभी के चेहरे सख्त हो गए और लू डागाओंग ये कहने से खुद को नहीं रोक सके, क्या आप बच्चे को यहाँ छोड़ने और फिर से देखभाल नहीं करने की योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। गाओ चांगचुन ने भी कहा, यदि आप उसे कुछ और वर्षों के लिए छोड़ देंगे तो वह वास्तव में आपसे अलग हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, लू यून ने समझाने की जल्दी की। इस बार हम वापस आए हैं। हम सियुआन और पिताजी को बीजिंग ले जाना चाहते हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ था। मैं यहीं मरूंगा। मैं इस जीवन काल में कहीं और नहीं जाऊंगा, दादाजी लू ने दृढ़ता से कहा। मैं भी नहीं जा रहा हूँ, लू सियुआन, जो घर के अंदर था, अचानक बोला। आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। वर्षों तक वापस नहीं आना आपका काम है, लेकिन मुझे साथ लाने के बारे में मत सोचना। मैं दादाजी के साथ यहीं रहूंगा। लू यून चिंतित हो गया। सियुआन, यहाँ शैक्षिकी स्तर कम है। यहाँ रहने से वास्तव में आपकी क्षमता खत्म हो जाती है। आपके पिता और मैंने पहले ही बीजिंग में आपके लिए एक बेहतर स्कूल से संपर्क कर लिया है। आप? कौन सा बेहतर स्कूल? क्या आपने कभी मेरी राय पूछी है? लू सियुआन ने उसे रोका। फेंग बाइवान ने कहा, सियुआन, मुझे पता है कि इतने वर्षों तक आपकी उपेक्षा करने के कारण आप नाराज हैं। मैं मानता हूँ, ये हमारी गलती है। हमें व्यवसाय में इतना व्यस्त नहीं होना चाहिए था कि हम आपकी उपेक्षा करें। लेकिन शिक्षा आपके जीवन में एक प्रमुख मोड़ है।
आप बिना सोचे समझे कार्य नहीं कर सकते। यह उनका इकलौता बेटा था। यदि उसका पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं किया गया, तो इतने वर्षों की कठिनाइयां किस लिए थीं? क्या ये सब उनके बेटे को बेहतर जीवन देने के लिए नहीं था?